प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर है ना, हम इंटरनेशनल टैक्सेशन के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग की रिक्वेस्ट के बाद बना रहा हूँ वीडियो, और कई बच्चों की भी और रिक्वेस्ट पेंडिंग है, लाइक एडवांस बिजनेस रिसर्च एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो आज उससे कल के बीच में सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट नंबर 1 से अगर आपके पास आता है तो ये आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ज्यूरिडिकल एंड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है और इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है विद एग्जांपल। तो एग्जांपल से समझाता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ज्यूरिडिकल जो होता है ना, इसके अंदर जैसे कि अगर कोई यूएस कंपनी है वो पे कर रही है डिविडेंड टू एन इंडियन रेजिडेंट। आपने मान लो कि यूएस की कंपनी के अंदर स्टॉक्स में पैसे लगा रखे हैं, तो वहाँ से डिविडेंड आपके पास आएगा ही आएगा। द यूएस लीव्स अ विद होल्डिंग टैक्स एट द सोर्स एंड इंडिया टैक्स अगेन बेस्ड ऑन द रेजिडेंट वर्ल्ड वाइड इनकम। तो यूएस भी टैक्स लगाए क्योंकि आपने वहाँ से कमाया, और इंडिया इसलिए टैक्स लगाया क्योंकि आपने इंडिया में रहते हुए कमाया। तो ये हो जाएगा ज्यूरिडिकल डबल टैक्सेशन, मतलब कि जहाँ पे आप रह रहे हैं और दोनों जगह से टैक्स लग रहा है। इसको इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, जैसे कि कोई इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है, ठीक है। प्रॉफिट आर फर्स्ट टैक्स एट कॉर्पोरेट लेवल, देन टैक्स अगेन व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। कॉर्पोरेट लेवल पे पहले कंपनी जब कमाया होगा तो कंपनी को टैक्स देना पड़ा होगा, उसके बाद अगेन टैक्सेशन होता है जब वो डिविडेंड वगैरह बांट रही होती है। दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन इज नोन एज इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोर्स रूल एंड द रेसिडेंट रूल इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। एक्सप्लेन कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स रूल और रेसिडेंट रूल के विषय में। तो रेसिडेंट रूल अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रिंसिपल के अंदर है ना, कंट्री टैक्सेस अ पर्सन वर्ल्ड वाइड इनकम बेस्ड ऑन देयर स्टेटस एज टैक्स रेजिडेंट ऑफ दैट कंट्री। कंट्री का होना चाहिए, बात खत्म। कहीं से कमा रहा हो, कैसे भी कमा रहा हो, टैक्स देना पड़ेगा। एंड सोर्स रूल के अंदर क्या होता है, इस प्रिंसिपल के अंदर कंट्री टैक्स इनकम बिकॉज इट इज जनरेटेड प्रोडक्शन विद जोग्राफिकल टेरिटरी। अगर हमारी टेरिटरी के अंदर कमाया है तो हमें देना पड़ेगा। पहली बात में रेजिडेंट रूल में क्या बता दिया, भाई तू मेरे अगर रेजिडेंट है ना, तेरे को टैक्स देना पड़ेगा, बात खत्म। सोर्स रूल में बता दिया, अगर मेरी जोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर तूने पैसा कमाया है तो तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ रूल इज नोन एज सोर्स रूल। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया तो कंप्लीट करा दीजिए आप लोग। मात्र 100 सब्सक्राइबर पर सेमेस्टर बीत चुका है, 8 सेमेस्टर हमारा चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद जरूर चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर रेट बढ़िया से बढ़ जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं, अभी ज़्यादा क्वेश्चन उठाए नहीं है। बाकी एग्जाम से पहले रात में अगर हो पाया तो वीडियो जरूर आएगी। आप कमेंट कर दीजिएगा, एग्जाम से एक रात पहले आपको जरूर वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर हर वो क्वेश्चन होंगे जो अगर आप मेट्रो में जाते जाते भी देख के चले गए ना तो आपका पेपर पास है। इनफैक्ट अच्छे नंबर से, आपके अच्छे CGP के साथ आपका पास है, ठीक है। तो पहला तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द डिफरेंट मेथड। अलग अलग मेथड्स को डिस्कस कीजिए यूज टू एलिवेट इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन, जिनका इस्तेमाल किया जाता है एलिवेट करने के लिए डबल टैक्सेशन सिस्टम को। एंड ये टैक्स पासिंग ग्रेडिंग होता है क्या, इसके विषय में बताइए। सबसे पहले एक्सेप्शन मेथड होता है। इसके अंदर क्या होता है, द रेसिडेंट कंट्री फुल्ली एक्सक्लूड द फॉरेन इनकम फ्रॉम ए टैक्स बेस ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू द सोर्स कंट्री। सोर्स कंट्री के ऊपर छोड़ दो, इसको एक्सेप्शन बोलते हैं, तो छोड़ देना पूरा। टैक्स क्रेडिट क्या होता है, टैक्स क्रेडिट के अंदर बताया जाता है, द रेसिडेंट कंट्री टैक्स द टैक्स पेयर वर्ल्ड वाइड इनकम बट अलाउज अ क्रेडिट। टैक्स तो लगाती है लेकिन एक क्रेडिट दे देती है, एक डिडक्शन दे देती है फॉर द टैक्स ऑलरेडी पेड। अगर पहले से सोर्स कंट्री के अंदर आपने टैक्स दे रखा है तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल इतना नहीं, इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ नियम इज नोन एज टैक्स क्रेडिट मेथड, ओके। एक्सेप्शन में पूरा छोड़ दिया जाता है, टैक्स क्रेडिट में थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाता है। स्पार्सिंग क्रेडिट मेथड क्या है, यूनिक टू डेवलपिंग नेशन, ये डेवलपिंग नेशन के अंदर पाया जाता है। इस मेथड के अंदर अलाउ किया जाता है रेसिडेंट कंट्री टू ग्रांट अ क्रेडिट दिया जाता है स्पार्स टोर्स टैक्स, मीनिंग टैक्सेस द सोर्स कंट्री वेव्ड एट द इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव लाइक 100% टैक्स हॉलीडे, पूरा टैक्स छोड़ दिया जाता है। इसको टैक्स पासिंग बोला जाता है। दिस एंश्योर द इन्वेस्टर एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम द सोर्स कंट्री इंसेंटिव इंस्टेड ऑफ जस्ट पेइंग द सेफ टैक्स फॉर देयर होम कंट्री। इससे ये लगता है कि जो इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट वगैरह होगा और उसको अच्छा फील होगा, जिसकी वजह से टैक्स पासिंग क्रेडिट मेथड इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, कंपेयर द OECD एंड UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन। OECD को और UN मॉडल को आपको बताना है। तो अच्छे से मैंने नोट्स में पढ़ा रखा है, आपने अगर वहाँ समझ लिया होगा तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। मैं नहीं चाहता वीडियो की लेंथ लंबी, इसलिए 10 मिनट के अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। OECD के अंदर है ना,
ड्राफ्ट किया जाता है फॉर डेवलप्ड नेशंस हैवीली एम्फसाइज रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन। इसके अंदर रेजिडेंट बेस्ड टैक्सेशन को किया जाता है। और वही जो यूएन मॉडल होता है ना, वो डेवलप और डेवलपिंग नेशन के अंदर होता है। इसके अंदर फेवर ऑफ बैलेंस डेट एंश्योर सोर्स स्टेट रेवेन्यू होने से मतलब होता है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ओईसीडी जो होता है ना आपका, वो यूज़ करता है नैरो डेफिनेशन ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एटलीस्ट 12 मंथ। अगर 12 महीने से ऊपर का है तो उस पर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से किया जाता है। एंड द यूएन मॉडल जो होता है यूज़ करता है कैप्चर ट्रांजिटिव एक्टिविटी, जैसे कि सर्विसेज फर्निश फॉर मोर देन 183, अगर 183 दिन से ज़्यादा है या फिर 6 महीने के आसपास का है तो उसके ऊपर टैक्सेशन वगैरह का होता है। ये होता है यूएन टैक्स मॉडल, ठीक है। फिर आता है यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ इंटरनेशनल टैक्स इवेशन एंड अवॉइडेंस। सबसे पहले दे रखा है क्लियरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन टैक्स इवेशन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेशन और टैक्स अवॉइडेंस के अंदर अंतर बताइए। तो टैक्स इवेशन टोटली इलीगल होता है, इसके अंदर आप टैक्स भरते ही नहीं है, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस की बात करूँ तो टैक्स अवॉइडेंस जो है ना उसको इलीगल नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, इसके अंदर है ना आप लूप होल्स को देख रहे होते हैं। कहाँ पे लूप होल्स है, लूप होल्स के अंदर से आप अगर टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ फीचर इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस, ओके। फिर आ जाता है आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ाते टाइम में बताया था और मेरे को पूरा उम्मीद है कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर पे भी जरूर देखने को मिलने वाला है आर्म लेंथ के ऊपर क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ द आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस होता क्या है एंड व्हाट मेथड्स डज इंडिया यूज टू डिटरमाइन इट, और इंडिया के अंदर कौन से तरीके को इस्तेमाल किया जाता है इसको पता लगाने के लिए। तो आर्म लेंथ प्राइस जो होता है ना, एक प्राइस होता है डेट वुड बी अप्लाइड बिटवीन टू इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड एंटरप्राइजेज डीलिंग विद ईच ऑफ अदर कंपेरेबल मार्केट कंडीशन। ये है ना एक प्राइस होता है जो कि है ना अप्लाई किया जाता है दो इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड एंटरप्राइजेस के बीच में जो आपस में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं। तो इट प्रिवेंट मल्टीनेशनल ग्रुप फ्रॉम आर्टिफिशियली शिफ्टिंग प्रॉफिट्स बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेज। मतलब इसके अंदर प्राइसिंग सेट की जाती है, तो दोनों एंटरप्राइज वगैरह है मल्टीपल कंट्रीज़ के हैं या फिर मल्टीपल्स के हैं, तो मिल करके वो बिजनेस करेंगे जिससे कि कोई प्राइसिंग वगैरह में इशू नहीं आएगा। दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज ALP कॉन्सेप्ट। फिर मेथड्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर कंपेरेबल अनकंट्रोल मेथड होता है, रीसेल प्राइस मेथड होता है, कॉस्ट प्राइस मेथड होता है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड होता है और एट लास्ट ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड यूज़ किया जाता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंड जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल इन इंडिया। इन दोनों के विषय में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो API यानी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट के अंदर है ना आर्म लेंथ प्राइस के अकॉर्डिंग देख करके पहले ही से है ना प्राइसिंग वगैरह फिक्स कर लेते हैं एंड दे कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल, यूजुअली प्रोवाइड 3 to 5 ईयर प्रोस्पेक्टिव एग्रीमेंट। इसमें एग्रीमेंट बन जाता है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्राइसिंग चलती है। और जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल क्या होता है, ये एक डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क होता है जो कि डोमेस्टिक लू टारगेट impermissible avoidance agreement triggered when agreement arrangement provide a tax benefit over 3 crore lakh of commercial substance as evidence to its primary purpose। ये आपका इंडिया का हो जाता है GAAR, जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल इन इंडिया के विषय में ज़्यादातर हमारे यहाँ पे GAAR को फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास लास्ट चौथा यूनिट, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड टैक्स चैलेंजेस। डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी विद टैक्स चैलेंजेस। तो सबसे पहले आता है एक्सप्लेन 2 पिलर्स, 2 पिलर्स के बारे में बताइए। ग्लोबल टैक्स रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द OECD G20 टू एड्रेस डिजिटल इकोनॉमिक चैलेंज। 2 पिलर के बारे में बताइए जो कि लागू किया गया। तो पिलर 1 आता है अमाउंट है, इसके अंदर है ना दिस एम्स टू रीएलोकेट टैक्सिंग राइट टू मार्केट ज्यूरिडिक्शन। इसके अंदर रीएलोकेट किया जाता है टैक्सिंग राइट को, किसको, मार्केट ज्यूरिडिक्शन को। कंट्रीज वेयर द यूजर कस्टमर आर लोकेटेड, उन कंट्रीज या फिर उन जगहों पर जहाँ पर कंज्यूमर या कस्टमर लोकेटेड होते हैं। मूव्स अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल रूल, ये ट्रेडिशनल रूल से अलग होते हैं। डेट रिक्वायर्ड अ फिजिकल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे फिजिकल परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट चाहिए होता है। इज यूज्ड फॉर्मूला अपॉर्चमेंट बेस्ड ऑन रेवेन्यू रादर देन फिजिकल प्रेजेंस। इसके अंदर है ना यूज़ किया जाता है फॉर्मूला अपॉर्चमेंट जो कि बेस्ड होता है रेवेन्यू के ऊपर, ना कि फिजिकल प्रेजेंस और टैक्स डिजिटल जाइंट्स के ऊपर, ठीक है। फिर पिलर 2 के बाद पिलर 2 आता है आपका ग्लोबल मिनिमम टैक्स। इसके अंदर है ना ग्लोबल मिनिमम इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ 15% लार्ज मल्टीनेशनल ग्रुप, बड़े बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स के ऊपर 15% का लार्ज टैक्स लगाया जाता है। इफ एन मल्टीनेशनल कंपनी पे लेस देन 15% ऑन द टैक्स हेवन अदर जुरिस्डिक्शन कैन अप्लाई टॉप अप टैक्स। अगर 15% से कम टैक्स देती है तो उसके ऊपर टॉप अप टैक्स लगाया जा सकता है, मतलब कि टैक्स वगैरह बढ़ा दिया जाता है जिससे कि प्रॉफिट वगैरह होने लग जाता है। वाई आर डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग रूल्स बीइंग इंट्रोड्यूस किए, डिजिटल प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग रूल्स क्यों लाए गए थे एंड व्हाट डू दे मैंडेट, और ये क्या मैंडेट करते हैं। तो पहले तो इनके लाने का पर्पस पढ़ लेते हैं। तो टू क्लोज इन्फॉर्मेशन गैप कॉज्ड बाय द
gig platform economy where the informal and micro solar bypass traditional banking and monitoring. It aims to prevent tax evasion and level of paying file between online platform and traditional brick and mortar businesses. इसको लाने का मेन पर्पज़ ये था कि जितने भी हमारी ये डिजिटल लेवल पे जितने भी चीज़ें हो रही हैं इनकी रिपोर्ट्स वगैरह टाइमली सबमिट होती रहे और ओवरऑल गवर्नमेंट के सामने इसका डाटा भी रहे। और इसको मैंडेट क्यों किया गया? इसको मैंडेट करने के लिए दोज रूल एक्वायर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म to verify seller KYC and periodically report the seller gross revenue, net earning एंड और इसमें सेलर को KYC वगैरह करना होता है और पूरा लीगली होता है ये। और इसके अंदर इसके बाद है ना पूरा का पूरा फ्रेमवर्क सरकार के सामने रहता है। तो लगभग 10 मिनट के अंदर आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। मैंने कई सारे ऐसे देखे बच्चे बता रहे थे हमारे को, कुछ हमारे नॉन में स्टूडेंट्स हैं कि वो ऑफलाइन ग्रुप्स में जुड़े हैं, यहाँ पर 700-800 बच्चे लगे हुए हैं और वो लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो ही नहीं मिल रही। बट हमारे चैनल पर बच्चे ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। कृपया कर अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो अपने साथ वाले को तो एटलीस्ट जरूर बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।